नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने तथा उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे गंभीर मसले या विषय पर परिचर्चा करेंगे जो हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। फारूक अब्दुल्ला के किसी बयान पर जो कि चीन के पक्ष में उसने बयान दिया था, यह सभी को जानना चाहिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी जानना चाहिए और जो लोग इस पर अलग अलग ढंग से टिप्पणियां कर रहे थे उनको भी जानना चाहिए, बीजेपी को भी जानना चाहिए, बीजेपी के प्रवक्ताओं को जानना चाहिए, जी न्यूज़ वाला जो जी न्यूज़ का जो डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस DNA चलाता है सुधीर चौधरी, उसको भी जानना चाहिए कि भारत के खिलाफ बोलने वालों की, भारत के खिलाफ गद्दारी करने वालों की हिम्मत दिन पर दिन मोदी के शासनकाल में बढ़ती जा रही है। ये देखने को मिल रहा है। इस मुल्क के खिलाफ गद्दारी करने का, इस मुल्क के खिलाफ कुछ भी बोलने का वो हिम्मत ये बढ़ती जा रही है। पहला तथ्य तो ये मोदी शासन का ये नज़ारा सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम देख रहे हैं। अब रही बात फारूक अब्दुल्ला के विषय में बीजेपी क्या पेश कर रही थी, बस कि उसका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे कई गुना दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि बीजेपी इस तथ्य को क्यों छुपा रही है, छुपा करके देश के साथ गद्दारी कर रही है। ये जो शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जो हैं वे उसी खेत की फसल हैं, उसी खेत की उपज हैं जो गद्दारी की खेती नेहरू ने कश्मीर के मामले में भारत के खिलाफ की थी। तो इस हकीकत को छुपा करके बीजेपी और उसके मीडिया न्यूज़ वाले यह देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। देश के साथ गद्दारी, हालांकि जब गद्दारी की बात कही जाती है, भारतीय जनता दल इस बात पर बिल्कुल अटल है कि जो मुल्क के साथ गद्दारी करता है वो गद्दार है। और ये सब जो है और जो दूसरे हैं तो वो उनके गद्दारी की परिभाषा थोड़ी दूसरी है। वो किसी अपने आस्था विशेष के खिलाफ कोई हो जाता है तो उसको गद्दार कहते हैं, किसी समूह विशेष के खिलाफ हो जाता है उसको गद्दार कहते हैं। इस तरह की उसकी उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन मुल्क के खिलाफ गद्दारों को वैसी मानसिकता वाले गद्दार नहीं मानते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन भारतीय जनता दल कहता है कि जो हमारे देश के खिलाफ
जो गद्दारी किया है वो वही गद्दार है। तो जम्मू कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर में जितने ये अब्दुल्ला परिवार है, शेख अब्दुल्ला से लेकर के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, वह गद्दार नेहरू की जो गद्दारी की खेती वहाँ पर बनाई, उसी की फसल है, उसी की उपज है। इस तथ्य को छुपाना और छुट भइयों पर, मैंने जो उपज पर जो है जिसने खेती की, जो इसकी जड़ में है, उसको छुपाना और जो छुट भइयाँ जो उपज हैं उस पर निशाना साधना, यह मुल्क के साथ, भारत के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी भी है और भारत के साथ सबसे बड़ी गद्दारी भी है। तो सारांश में जरा उस गद्दार नेहरू की कश्मीर के मामले में भारत के खिलाफ गद्दारियों का एक जायजा लेते हैं। कश्मीर जो है अपने को स्वतंत्र मानता था। कश्मीर की तरह जूनागढ़ भी था, हैदराबाद भी थे, उसी तरह था। अब जूनागढ़ हैदराबाद का वर्णन इस एपिसोड में नहीं किया जाएगा, सिर्फ कश्मीर की बात की जाएगी। तो उसके राजा थे हरि सिंह। तो अंग्रेज तो बोल के गए थे कि भाई कि जितनी ये 562 रियासतें हैं या आज़ाद हैं, चाहे वो भारत में विलय कर सकती हैं या पाकिस्तान में विलय कर सकते हैं, या अपने को आज़ाद घोषित करके आज़ाद रूप में मैंने या इंडिपेंडेंट वो रह सकती हैं। तो उसी में से ये 3 जो है, जम्मू कश्मीर का हरि सिंह और जूनागढ़ का कोई था और हैदराबाद का नवाब निज़ाम जो है, ये सब अपने को आज़ाद रहने की घोषणा कर चुके थे। 2 एक और थे, अब नाम इसमें याद नहीं आ रहा। खैर अब सिर्फ केंद्रित करते हैं जम्मू कश्मीर और उसका राजा हरि सिंह। तो जब इस स्थिति को देखा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने अपनी सेना कबीलियों के भेष में भेजा। जब कबीलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना का जब आक्रमण हुआ जम्मू कश्मीर पर, तब वो हरि सिंह ने अपना कोई दूत भेजा दिल्ली में, वो जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए। तो फिर वो पहले नेहरू से मिला, अच्छा, और इसके बाद वो फिर सरदार पटेल से मिला। सरदार पटेल ने साफ कह दिया कि भारत की सेना वहाँ क्यों जाएगी, जम्मू कश्मीर तो हिस्सा है ही नहीं। तो पहले वो हिस्सा बने तब भारत की सेना जाएगी। तब ये जाकर के वापस उनका हरि सिंह का दूत उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है और जब तक आप विलय नहीं करेंगे तब तक भारत की सेना जो है आपकी रक्षा नहीं करेंगे। और बात भी बिल्कुल जायज़ थी। तो हरि सिंह ने आकर के वो विलय की संधि जो है या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किया और उनके दस्तखत करते ही जो है जम्मू कश्मीर जो है, जैसे मैंने जिस तरीके से मैंने वो विलय संधि पर हस्ताक्षर करके ही 560 रियासतें भारत में विलय कर चुकी थी, उन्हीं तरीकों से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय संधि पर हस्ताक्षर करके ही जो है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया। तो वो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया अंतिम रूप से, पूर्ण रूप से। अब इसके बाद भारत की सेना गई, हालांकि कोई सड़क का रास्ता भी नहीं था, सिर्फ हवाई जहाज के रास्ते से ही हमारी सेना जा सकती थी। तो हमारी सेना गई और उसको करीब 7-8 महीने लग गए। और उसमें ये कहना बहुत ही ज़रूरी है, उल्लेखनीय है, उसमें वो मेजर जनरल उस्मान जो कि आजमगढ़ के थे, उन्होंने बहुत ही पराक्रम दिखाया पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। मेजर जनरल उस्मान, आजमगढ़ के रहने वाले।
तो ये उनके पराक्रम का, और उन पर मेजर जनरल उस्मान जो है, यदि जिंदा रहते तो वो भारत के जनरल भी होते, लेकिन उसी में शहीद हो गए वो। तो उन पर किताब लिखी है जनरल वीके सिंह ने, मेजर जनरल उस्मान पर, तो वो उल्लेख करना बहुत जरूरी है। तो जब हमारी सेना पाकिस्तानी सेना को 7-8 महीने के प्रयास से, अथक प्रयास से अपने वो मेजर जनरल उस्मान ऐसे लोगों को खो करके उस पर पूरे जम्मू कश्मीर पर अपना नियंत्रण कर रही थी और उसको खदेड़ रही थी, तब ये जो गद्दार नेहरू की छाती में खलबली होने लगी, क्योंकि अब तो पूरा जम्मू कश्मीर जो है भारत का माने वैसे तो कानूनी रूप से तो हो चुका था, सैन्य रूप से भी भारत के कब्जे में आ जाएगा। तो ये गद्दार नेहरू सरदार पटेल से कहता है कि सरदार साहब, आप पूरे भारत को देखिए और हमको जम्मू कश्मीर को देखने दीजिए। ये गद्दार बोलता है नेहरू उनसे, सरदार पटेल से, यानी वो मुद्दा सरदार पटेल से छीन करके उसने अपने हाथ में लिया। ये पहली गद्दारी। कश्मीर का मुद्दा अपने हाथ में लेते ही ये गद्दार नेहरू अपनी जो फौज जो जीत रही थी, पाकिस्तानी सेना जो कि उस कबीले के भेष में थी, उसको खदेड़ रही थी, भगा रही थी, बाहर कर रही थी, अपनी जीती थी फौज पर इस गद्दार नेहरू ने एक तरफा युद्ध विराम थोपा। इस गद्दार नेहरू ने, यदि हमारी फौज को एक आध हफ्ते और मिल गया होता तो पूरा का पूरा जो है वो ये पाकिस्तानी सेना को खदेड़ करके पूरा कश्मीर पर कब्जा हमारी सेना ने कर लिया होता। लेकिन ये गद्दार नेहरू एक तरफा और अपनी जीतती हुई फौज पर इसने युद्ध विराम थोप करके कुछ भाग जो है अपनी फौज के द्वारा जीतने से रोक दिया इसने। ये गद्दारी किया इसने गद्दार नेहरू ने, और इसीलिए जो भाग हमारी फौज के द्वारा जीता नहीं जा सका, अर्थात वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, वही बन गया पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, वही पीओके। और पीओके कश्मीर समस्या का सबसे बड़ा नासूर ये गद्दार नेहरू की देन है। अब देखिए, अब इसकी गद्दारी यही रुकती नहीं है। अब ये मसला, अब ये जो कश्मीर हमारा अभिन्न अंग हो चुका है अंतिम रूप से, पूर्ण रूप से, वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय संधि के माध्यम से, इसको ये गद्दार नेहरू इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाता है। ये गद्दार नेहरू, और वहां ले जा करके दो तरह के मसले होते हैं। एक तो मैंने भाई वो संयुक्त राष्ट्र संघ इसको देखे तो एक चैप्टर शायद 6 में, चैप्टर 6वें चैप्टर में, जो कि इसको विवादास्पद माना जाए दो देशों के बीच में, उसमें डलवाया इसने, इस गद्दार नेहरू ने। भारत के खिलाफ गद्दारियों की उसकी बड़ी लंबी फहरिस्त है, उसमें डलवाया इसने। और फिर जो जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग अंतिम रूप से पूर्ण रूप से हो चुका था, उस पर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का दखल का इसने दरवाजा खुलवाया संयुक्त राष्ट्र संघ में, इस मुद्दे को ले जा करके। ये गद्दार नेहरू, और यही नहीं माना वो, और फिर उसने वक्तव्य दिया कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे। ये उसमें जो जहर इसने घोला, ये वक्तव्य दिया, और इसी को पाकिस्तान बार बार कहता है कि अपने प्रधानमंत्री नेहरू के वक्तव्य को लागू करिए, याद करिए। ये गद्दार नेहरू जो बोला था कि कश्मीर के भाग का फैसला
कश्मीर के लोग जनमत संग्रह प्लेबिसाइड के जरिए ये गद्दार नेहरू बोला था। और उसकी गद्दारी का अभी पेट नहीं भरा भारत के खिलाफ, तो फिर भारत के संविधान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड, संवैधानिक छल के द्वारा धारा 370 और धारा 335A डलवा। इसकी एक अलग पूरी कहानी है कि किस तरह से फ्रॉड किया, जिस फ्रॉड को नेहरू जो है हमारे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के जरिए करवाना चाहता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके दूत को, कौन दूत था, यही था, शेख अब्दुल्ला को भगा दिया। मतलब कि अपने संविधान, भारत के संविधान में धारा 370 और 35 डलवाने के लिए यह नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को भेजा। B.R. अम्बेडकर, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो कि संविधान, भारत के संविधान के वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो बताया कि चूंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, उन्हें जाके मिलो और ये व्यवस्था कर देंगे। तो बाबा साहब ने उस प्रोविजन को, उस प्रावधान को देखते ही बोला, शेख अब्दुल्ला को बोला था कि अच्छा तो तुम जो है खाओगे भारत का और गाओगे पाकिस्तान का, ये बोले थे। तो बोले थे कि हम इस तरह की देश के साथ देश विरोधी, भारत विरोधी काम हरगिज नहीं कर सकते। ये तुरंत बाबा साहब ने बोला था शेख अब्दुल्ला को, उसको भगा दिया। और फिर कैसे कैसे उस ड्राफ्टिंग कमेटी का एक मेंबर था गोपाल स्वामी अयंगार, उसको मिला करके फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर दबाव डाल करके वो, माने कोई पार्लियामेंट में नहीं, बस एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा, ये सबसे बड़ा ये कि संवैधानिक छल है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है के द्वारा वो ये उसकी धारा डलवाए 370 और 35 से। यही तो भारतीय जनता दल बार बार कर रहा है कि ये नेहरू की गद्दारियों को देश को बताना सबसे जरूरी था। लेकिन बीजेपी ने 370-35 हटाने का तो तमगा पूरा लूटा, लेकिन नेहरू की गद्दारियों की बात पर उसकी घिघी बंद हो गई। यही गद्दारी है बीजेपी की भारत के खिलाफ। तो अब धारा 370 और वो भी बैकडेट से था, बैकडेट से भी उसके पीछे एक साजिश थी। अब साजिश के विषय में भी मैंने वो नागरिकता वाली बात थी कि जो पाकिस्तान के आए हैं तो वो तो नागरिक बन जाए। भारत के लोग जो है कश्मीर के नागरिक वो नहीं बन सकते। लेकिन पूरा संसाधन जो है, कश्मीर जो है वो भारत के संसाधन का उपयोग करेगा, भारत के पैसे पे पलेगा। तो ये व्यवस्था उसने दिया। तो इस प्रकार जो है भारत के पैसे पर और भारत के संसाधन पर एक पाकिस्तान का उपनिवेश, ऐसा उपनिवेश जिसमें भारत विरोधी, अलगाववादी, आतंकवादियों का एक पूरा एक साम्राज्य बन गया, एक उनका स्वर्ग बन गया, एक ह्यूमन बन गया। और इस प्रकार उसने एक जो गद्दारी की खेती की जम्मू कश्मीर में नेहरू ने, उसी खेती की ये अब्दुल्ला परिवार जो है उसकी एक फसल है और उपज है। तो ये इसकी असलियत है। और वो आतंकवाद, वो अलगाववाद और वो भारत के खिलाफ बातें अब यहाँ तक पहुँच गई थी। ये देश तो देखा होगा कि आतंकवादियों ने हमारे कश्मीरी पंडितों को एक दिन में 30 लोगों की हत्या किया, 25 से 30 लोगों को मारा। उसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। हत्या करके आतंकित किया
कश्मीरी पंडित भारतीय भाई बहनों को, और फिर उन आतंकवादियों ने मस्जिदों से यह ऐलान करवाया, और वो कश्मीरी पंडित नहीं बोलते थे, माने इन कश्मीरी पंडित को कश्मीरी पंडित नहीं बोलते थे, इंडियंस बोलते थे। क्या बोलते थे? इंडियंस। कहते थे कि ये इंडियंस अपनी सलामती चाहते हैं तो अपनी जायदाद को और अपने औरतों को, अपनी बेटियों को यहाँ छोड़कर चले जाए। इतना अपमानजनक कश्मीर से, जो कश्मीर भारत के संविधान, भारत के संसाधन पर पलने वाला, ये सारी जो 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 है वो नेहरू की जो गद्दारी थी भारत के खिलाफ, उसी के सब ये प्रतिफल हैं, उसी की उपज है। यही देश को बताने की जरूरत थी, लेकिन बीजेपी ने एक शब्द नहीं कहा। बीजेपी की यही सबसे बड़ी गद्दारी है कि नेहरू की सारी गद्दारियों को ढकती हो, नेहरू को बचाती है, और उस संबंध में जो छुटभइयों के ऊपर निशाना साध करके इनकी ओर कोई माने और इसकी ओर किसी का ध्यान न जाए, ये साजिश करती है। तो बीजेपी की सबसे बड़ी गद्दारी है अपने मुल्क भारत के खिलाफ। तो भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि ये जो गद्दारी चल रही है बीजेपी की भारत के खिलाफ, कि नेहरू परिवार को बचाना, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी को बचाना, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी जेएनपीसी, यानी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस जेएनपीसी को बचाना, उसके पापों को धुलना, उसकी सारी गद्दारी के कारनामों को ढकना, और जो उन गद्दारों के जो छुटभइये उसके जो मान एजेंट हैं, उनके जो भुजाएं हैं जो है, उन पर निशाना साध करके इनकी रक्षा करना, ये सबसे बड़ी गद्दारी है बीजेपी की अपने देश के खिलाफ। और ये गद्दारी का हिसाब ये मुल्क लेगा। इस मुगालते में आदरणीय मोदी जी न रहे, ये बीजेपी न रहे, देश इसका हिसाब लेगा। तो जब भी फारूक अब्दुल्ला की बात आए तो सबसे पहले गद्दार नेहरू की बात को बताना, ये सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है, राष्ट्रीय कर्तव्य है। और सिर्फ फारूक अब्दुल्ला पर बंदूक तानना, उनको निशाना बनाना और नेहरू की गद्दारी को छिपाना, ये सबसे बड़ी गद्दारी है भारत के खिलाफ। ये समझने की आवश्यकता है। और कश्मीर को तो पूरा चूंकि ये नेहरू जो था, ये अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक किस्म का भारत विरोधी एजेंट था अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का भारत विरोधी एजेंट, बहुत खतरनाक किस्म का, और भारत का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार था। ये तथ्य हमारे प्रत्येक देशवासी को, प्रत्येक आदरणीय भारतीय भाई बहन को, प्रत्येक आदरणीय भारतीय अवाम को समझना बहुत जरूरी है। इसी तथ्य को जेएनपीसी तो खैर छिपाएगी ही, वही जो अपने पाप को, बीजेपी भी उसके पाप को छिपा रही है। हर वक्त जो है, माने कोई ऐसा मौका नहीं है कि बीजेपी जो है इस जेएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के पाप को छिपाने के लिए झूठ भाइयों पर निशाना साधना और जेएनपीसी को बचाना, और साथ बचाती नहीं बल्कि इतनी आज़ादी मिली हुई कि राहुल जो है देश के साथ माने युद्ध के समय भी, मैंने युद्ध ऐसी स्थिति में भी चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ वक्तव्य दे रहा है। कभी कहता है कि यदि हम होते तो 15 मिनट में चीन की सेना को भगा देते। अरे गद्दार राहुल, तुम्हारे बाप के नाना ने 42 मैंने अक्साई चीन सहित 42,000 वर्ग मील
भारत की जमीन अपने दुश्मन नंबर 1 चीन को सौंप करके देश के साथ जो गद्दारी किया, पहले उस पर तो बोल, और इसके बाद जो तुम्हारी जो वो नानी थी, नहीं तुम्हारे हाँ तुम्हारी जो नानी थी गद्दार इंदिरा, तुम्हारा जो बाप था वो गद्दार राजीव, इनके समय में एक सड़क तक नहीं बनी चीन की सीमा पर, सिर्फ इसी गद्दारी के लिए कि चीन जैसे चाहे वैसे उसकी सेना जो है भारत में घुसती जाए। और उस गद्दार नेहरू के बाद जो नेहरू ने तो मैंने युद्ध के बहाने 42,000 वर्ग मील अक्साई चीन सहित भारत की जमीन अपने दुश्मन नंबर 1 चीन को देकर के भारत के साथ बहुत बड़ी गद्दारी किया। और इसके पहले तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था, लेकिन तिब्बत को थाली में सजा करके सौंपा अपने दुश्मन चीन को। नेपाल मिलना चाह रहा था, बर्मा मिलना चाह रहा था, किसी को नहीं मिलेगा ये गद्दार नेहरू। तो अब ये ऐसा आ गया कि हर एक देश के दुश्मन, देश के गद्दार जो चाहें वो बोलें, जो चाहें वो कहें, उनके हौसले बढ़ रहे हैं, उनके हौसला बढ़ा रहे हैं देश के गद्दारों को ये मोदी सरकार, मोदी जी। तो जो देश के दुश्मनों का हौसला बढ़ाए वह देश का सबसे बड़ा गद्दार है। राहुल के हौसले बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ हुआ तो इनके जो यूट्यूबर्स हैं बीजेपी के, बस उसको पप्पू कह देंगे। पप्पू इसलिए कह देंगे कि सारी गद्दारी का पाप जो है वो धुल जाएगा, लोग इसको गद्दार नहीं मानेंगे, पप्पू मानेंगे। ये साजिश कर रही है बीजेपी अपने मुल्क भारत के खिलाफ। तो फारूक अब्दुल्ला तो फारूक अब्दुल्ला हुए, कोई भी हुआ जो और यहीं पर मैंने इसी देश के सारे संसाधनों का उपयोग करना, इसी देश की संसद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहना और भारत के खिलाफ, तो ये इस तरह का हौसला बढ़ने में आदरणीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री के रूप में वो, उनकी सरकार, उनकी बीजेपी जिम्मेदार है कि देश के दुश्मनों का हौसला बढ़ता जा रहा है। देश के दुश्मनों को कुचलने की जगह जो है ये हौसले बढ़ा रहे हैं, उनका विस्तार कर रहे हैं, उनको पनपा रहे हैं, फैला रहे हैं, ताकि इस पर चर्चा होकर के बीजेपी को एक वोट, बीजेपी के पक्ष में एक वोट का माहौल बने। ये खतरनाक खेल जो है, ये डिजाइन खतरनाक खेल जो है ये बीजेपी खेल रही है इस देश के खिलाफ। तो बीजेपी का सर्वनाश भारत की पावन धरती से बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य। तभी जाकर के जेएनपीसी जैसे, वामदल जैसे और कन्हैया कुमार गिरोह जैसे, असदुद्दीन गिरोह जैसे, लुटियन गिरोह जैसे, जो भारत विरोधी पत्रकारों का गिरोह जैसे, भारत विरोधी मीडिया जैसे का नाश हो पाएगा। और जब तक वो नाश नहीं होगा तब तक इस देश को सुकून नहीं आएगा। तो इस चुनाव के, जैसे बिहार का चुनाव है, तो बिहार के चुनाव में जरूरत इस बात की है, हालांकि ये जागृति भारतीय जनता दल लाने की कोशिश कर रहा है और कुछ अपने उम्मीदवार भी खड़े करने की भी इसकी योजना थी, लेकिन थोड़ा संजोग माने वो अनुकूल नहीं दिख रहा है कि जो इस भारतीय जनता दल के जो संगठन मंत्री हैं उनको कोरोना हो गया और वो आइसोलेशन में चले गए। ये थोड़ा सा संजोग माने ये अनुकूल नहीं रहा, लेकिन बराबर
ये योजना थी कि कुछ उम्मीदवार भी खड़े किए जाएं, रैलियां की जाएं और वहाँ अपने जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं बिहार में रहने वाले, उनके बीच में जाकर के ये सारा संदेश भारतीयता का, भारतीय एकता का, भारतीय भाईचारा का करके ये सब समाज विरोधी, देश विरोधी ताकतें जो राजनीतिक दलों के बेस में है, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप सभी लोग भ्रम भूल गलती से कांग्रेस करें, क्योंकि कांग्रेस है ही नहीं। बीजेपी को परास्त करना नोटा के द्वारा, तो यदि ये संदेश पहुंचता है हमारे भारतीय भाई बहनों के मध्य, जो बिहार में रहने वाले हमारे जो भारतीय भाई, तो ये अवश्य इस बात को उनको अपने मन में ठाने कि भारत को और स्वयं को इन देश विरोधी ताकतों से आज़ाद कराना है। यही बात जो है यही बात जो है शहीद आजम भगत सिंह ने उस किताब में इशारा किया है। इसमें जो कि अंग्रेजी में था कि व्हाई आई एम एन एथिस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो उसी में इशारा किया था कि ये सफ़ेद अंग्रेज को तो हम भगा देंगे, उसके बाद जो काले अंग्रेज आएंगे ये इस पर यानी आस्थाओं पर, जातियों पर फिर ये देश को बांटेंगे, और वही शक्तियां हैं। तो इनसे आज़ादी पानी है दूसरी आज़ादी, नोटा दबाकर। तो फारूक अब्दुल्ला के बयाने के चक्कर में बन जाइए। फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को पालना, उसके हौसले बढ़ाना, एक काम जो है इन शक्तियों को कुचलने की जरूरत है। और एक को कुचला जाएगा तो बाकी जो है बाकी ठिकाने पे आ जाएंगे। और क्या कर रहे हैं मोदी जी? भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, खुलेआम नारा लगा। और वो कन्हैया कुमार छाती तान के घूम रहा है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? और वो उसके वक्तव्य सब दिखा रहे हैं मीडिया वाले। हिंदू जो हिंदू इंग्लिश डेली, वो तो उसको वो सर पे उठाए हुए है। ये गद्दार किस्म के चैनल एनडीटीवी, न्यूज़ 24, न्यूज़ 18 इंडिया, उसके वक्तव्य को उठाते हैं। इसके पहले तो जो है वो टॉक शो चलवाया, न्यूज़ 18 इंडिया भी चलवाया। उसका जो कौन एंकर है, किशोर अजवानी, न्यूज़ 24 में भी चला टॉक शो। और उस टॉक शो में ये बीजेपी के प्रवक्ता भी, समित पात्रा भी उसमें शामिल थे। जरा देखिए, नहीं, असल बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है वह देश को बहुत ही छलने वाला है। ये पूरे देश के लोगों को समझने की जरूरत है। तमाम दृष्टांत पिछले भी हैं और दृष्टांत आते भी जा रहे हैं कि बीजेपी का राष्ट्रवाद इस देश के लिए बहुत ही घातक है। वरना इस किस्म के चैनल ना होते, आज तक जैसे चैनल नहीं होता, एनडीटीवी जैसे चैनल नहीं होता, न्यूज़ 24 जैसा चैनल नहीं होता। किसी भी देशभक्त जैसे माहौल में, क्योंकि सारे गद्दारों को ये पाल रहे हैं, देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं। माहौल जो है देश के खिलाफ गद्दारी जो है करने के हौसले बढ़ाने का माहौल ये पैदा कर रहे हैं बीजेपी वाले। भारतीय जनता दल ने कई बार कहा ना कि भाई ये राहुल और सोनिया और प्रियंका ये बड़े खतरनाक दुश्मन है इस देश के। इनका पॉलीग्राफ टेस्ट करा करके, इनका साइको टेस्ट करा करके, इनका नार्को टेस्ट करा करके, और वो इसलिए कि इनके मन में क्या है, इनकी मंशा क्या है, देश को जाना जरूरी है। तो देश के सामने ला करके कि भाई कि ये इतने खतरनाक इनके मंसूबे हैं।
इनके मन के अनुसार, और उनके करतूत तो खैर मुल्क के सामने है। तो करके इन तीनों को एक ही कार्टून में पैक करके इटली भेजना था। मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। देखिए ये मजाक में नहीं कहा जा रहा, असली में ये इटली भेजना था। लेकिन मोदी जी इन ताकतों को पाल रहे हैं अपनी गोद में बिठा करके। तो इसलिए तो हौसला इसका बढ़ गया फारूक का भी। एक दिन ऐसा भी आएगा कि छोटे छोटे बच्चे भी यानी इस मोदी के मुंह पर बोलेंगे देश विरोधी बातें, और ये शपथ इनका सीना लिए हुए वो सामने सुनेंगे। ये है तो देश में देश विरोधी ताकतों के हौसले बढ़ रहे हैं, और ये हौसला बढ़ाने का काम ये आदरणीय मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनके द्वारा किया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। और एक बहुत ही लिप सर्विस, कॉस्मेटिक और डाइग्रेशनल माने मुद्दे को भटकाने का कि उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, पता नहीं क्या क्या है। ये तो बिल्कुल यानी इस तरह के वक्तव्यों को सुन करके देख करके मन में एक नौसिया आता है कि देखिए समस्या क्या है और ये सब बोल क्या रहे हैं। इतने बड़े गद्दार नेहरू को छिपा करके बस फारूक अब्दुल्ला पर उनका वक्तव्य जो है सिर्फ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे भाई ये फारूक अब्दुल्ला तो जो नेहरू ने देश के खिलाफ गद्दारी किया कश्मीर के मसले पर, उसी के एक छोटी सी उपज मात्र है। तो सिर्फ जो है फारूक अब्दुल्ला पर निशाना बनाना और नेहरू की इतनी बड़ी गद्दारी को बिल्कुल छिपाना, अब इसके लिए कोई शब्द नहीं है। ये गद्दारी कर रही बीजेपी अपने देश के साथ। 35 और 70 पर तमाम तमगे लूटेंगे, लेकिन नेहरू की गद्दारी पर इस बीजेपी की और मोदी जी की घिघी बंद हो गई। यही तो है गद्दारी बीजेपी की अपने देश के खिलाफ। और इस गद्दारी की आग में और जो है घी डालने वाले कौन है? उनके यूट्यूबर्स, जो कि पुष्पेंद्र कुलशेख से शुरू होते हैं, और उन्हीं के देखा देखी दूसरे गद्दार जो है शुरू हो जाते हैं। PFI वाले, सिमी वाले, SDPI वाले, असदुद्दीन गिरोह, कन्याकुमारी गिरोह, लुटिया गिरोह, इन्हीं के। और जबकि ये एक दूसरे पर दे फीड ऑन ईच अदर, दे फैटन ऑन ईच अदर। ये दोनों शक्तियां माने एक और जो है पुष्पेंद्र कुलशेख एंड कंपनी, ये ब्रिगेड है। दूसरी ओर जो है PFI, सिमी, असदुद्दीन, कन्याकुमार, लुटियन, पत्रकारों का ये। तो ये जो दो जो ग्रुप है, यह एक दूसरे पर जो है वो उसका जीवन निर्भर है। यानी दे फीड ऑन ईच अदर एंड फैटन, और यानी एक दूसरे के आधार पर ही वो मोटे हो रहे हैं, तंदुरुस्त हो रहे हैं और फल फूल रहे हैं, ये दोनों शक्तियां। जबकि हमारे मुल्क और देश के हित में इन दोनों शक्तियों को कुचलने की आवश्यकता है। भारत राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी हर एक भारतीय नागरिक की है, इसलिए इन शक्तियों को कुचलने की आवश्यकता है। तो इन शक्तियों को आदरणीय मोदी जी पाल रहे हैं, दोनों ओर से, इनको भी पाल रहे हैं, उनको भी पाल रहे हैं। तो ये इनका राष्ट्रवाद है। तो कहने का मतलब है कि अब सिर्फ हालांकि ये लड़ाई, ये संघर्ष बहुत लंबा है। इन देश विरोधी, समाज विरोधी ताकतों से आज़ादी चाहिए इस मुल्क को। यही बात जो है शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी किताब में कहा है, और भी देश के चिंतकों ने, हमारे देशभक्तों ने इस बात को चेताया है। और वक्त आ गया है
कि अब उनकी चिंता को बिल्कुल साकार किया जाए। और इन जो राष्ट्र विरोधी ताकतें, भारत विरोधी ताकतें हैं, बीजेपी भी भारत विरोधी है। क्यों कि ये सारे देश के दुश्मनों को पाल रही है। गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी के हर एक नेहरू की गद्दारी को को ढक रही है। ये सबसे बड़ी गद्दारी है बीजेपी। तो बीजेपी भी एक भारत विरोधी ताकत है। सिर्फ जो है वो हिंदुत्व का अफीम खिला करके भारतीय समाज के कुछ तबके को शांत करना चाहती है। जिस प्रकार ये जीएनपीसी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को कि हम जो है इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, वो बोला था ना आरएसएस वाले, आरएसएस के चीफ जो मोहन भागवत जैसे लोग बोला करते हैं हिंदू राष्ट्र। तो वही अफीम खिला करके ये जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को कि हम हैं तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, पूरा ये शांत किया और हमेशा उनको वोट बैंक की तरह जो है इस्तेमाल करते रहे। और उसी प्रकार ये बीजेपी के लोग मैंने सनातन आस्था वाले समाज को हिंदुत्व का अफीम खिला करके एक वोट बैंक की तरह उनको उसी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने पक्ष में। तो ये दोनों ताकतें जो है मुल्क के खिलाफ बहुत ही खतरनाक है। तमाम तरीकों से, तमाम दृष्टांतों से भारतीय जनता दल ये अपनी अवाम के सामने, अपने आदरणीय अवाम के सामने, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने ये इनको बेनकाब करके रहेगा कि ये बीजेपी जैसे ताकतें भारत मुल्क के बिल्कुल खिलाफ है। जीएनपीसी भी खिलाफ है और ये वामदल भी इस देश के गद्दार है। और बाकी जो भैया तो इस समाज विरोधी हैं। तो इनसे निजात चाहिए, इनसे मुक्ति चाहिए, इनसे आज़ादी चाहिए। और वो आज़ादी की शुरुआत कहाँ से होगी? जब आप नोटा दबाएंगे इन सबों के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये चूँकि एपिसोड हम मैंने लंबा न होने पाए, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।